जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल मलिया हाशमी के साथ। नाज़रीन, हम आम तौर पे बात करते हैं जो बेसिक अवामी मसाइल होते हैं, जो अंदरूनी सतह पर, जो अंदरूनी तौर पर इस मुल्क में, पाकिस्तान में, हमारे प्यारे पाकिस्तान में, हमारे प्यारे पाकिस्तानियों को जो फेस करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं जो आलमी सतह पर जन्म लेते हैं और फिर जैसे बाकी की दुनिया उन मसाइल की लपेट में आती है, उसी तरह पाकिस्तान को भी उन मसाइल का चाहते ना चाहते हुए उनसे निबर्दाज़मा होना ही पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे ज़रा एक्सटर्नल चैलेंजेस की, एक्सटर्नल इश्यूज़ की, और इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और आगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी का सामान करें तो हम कैसे अपने मुल्क को मज़ीद मजबूत कर सकते हैं आलमी सतह पर। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी और तज़िया निगार जनाब राजा फैसल साहब। आप आलमी सतह पर माशाल्लाह इंटरनेशनल मीडिया पर, मुख्तलिफ आउटलेट्स पर पाकिस्तान की बड़े मौसर अंदाज में नुमाइंदगी भी करते हैं। पाकिस्तान का मुकदमा आप दुनिया के सामने रखते हैं। राजा फैसल साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल डेवलप हो चुकी है, उसमें पाकिस्तान की पॉलिसी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं बड़े अच्छे अंदाज में पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको सराहता भी हूँ। उसकी वजह ये है कि जिस किस्म के हालात बने हुए हैं, खुसूसन ईरान क्राइसिस जो है, जो गल्फ क्राइसिस जिसको कहना चाहिए, उस तनाजुर में पाकिस्तान बड़े ही मिच्योरली बिहेव कर रहा है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान का डायरेक्ट इम्पैक्ट है पाकिस्तान में इस चीज़ का, इकोनॉमिकली भी और अगर देखा जाए तो मिलिटरीली भी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इस वक्त ऑफ कोर्स एक म्यूचुअल अग्रीमेंट चल रहा है, पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया, जिसको के ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने आगे लेके चलना है। तो इस सारे तनाजुर में बड़े ही मिच्योरली पाकिस्तान बिहेव कर रहा है। एंड उसकी एक मिसाल ये भी है कि अब वो ममालिक जिनके के जो बहरी बेड़े हैं वो वहां से गुजर सकते हैं, या जिनके बहरी जहाज वहां से गुजर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान एंड गिने चुने दो चार और मुल्क हैं। और मेरी नज़र में ईरान के साथ भी अपने तल्लुकात को बेहतर रखना, और साथ में मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ भी अपने तल्लुकात को एक बैलेंस के साथ लेके चलना, दिस इज अ ट्रैक। और पाकिस्तान ने बहुत मिच्योरली इसमें बिहेव किया है। अच्छा, ये इस सारी सूरत हाल में जब आप देखते हैं कि ईरान एक तरफ खड़ा है और इजराइल और फिर ट्रंप साहब जो हैं वो बिल्कुल एक मुखालिफ सिमत में हैं। राजा साहब, ट्रंप को अगर थोड़ा सा अब हम अमरीकी सियासत पे बात करें, क्योंकि जिस तरह हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, इसी तरह अमेरिका में भी इस वक्त पॉलिटिक्स पे हर दूसरा शख्स पॉलिटिकल कमेंटेटर भी बना हुआ है, और जाहिर है बड़ा कंसर्न भी है लोगों को। रिपब्लिकन्स को, जिन लोगों ने वोट किया था ट्रंप की एंटी वॉर पॉलिसी को देखते हुए, क्योंकि ट्रंप का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, इलेक्शन कैंपेन का उनका जो मेन प्रेमिस था, उसमें उन्होंने वादा किया था अपनी आवाम से, ही प्रॉमिस्ड हिज नेशन, कि जो ऑन गोइंग वॉर्स हैं जिनमें वो डेमोक्रेट्स पर तनकीद किया करते थे अपने मुखालिफिन पर, कि जी ये जो बाइडन और इनसे पहले जितनी भी डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट आती रही, जो भी उस रजीम ने अमेरिका को गैर ज़रूरी जंगों में धकेला, और जिसकी वजह से दुनिया अमेरिका से नफरत करने लगी। सो ट्रंप ने भी बिल्कुल उलट काम किया जब वो इख्तिदार में आ गए। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर मैं ट्रंप की सियासत को देखूं तो ऑफ कोर्स जब मुझे याद है कि जब इलेक्शन हो रहे थे तो इलेक्शंस में उनकी तरफ से जो तीन चीजों के ऊपर एक नैरेटिव आ रहा था, वो ये था कि पहली बात तो ये कि उस वक्त आपको याद होगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़ा हैवी हैंडेडली ऑफ कोर्स जो प्रोटेस्टर्स थे उनको टैकल किया गया था, हैंडल किया गया था। तो उस तनाजुर में इनकी तरफ से ये कहा गया था कि ऑफ कोर्स ये किसी को भी एहतजाज से नहीं रोकेंगे। एंड दूसरा जो अहम था वो ये था कि मैं आते साथ ही 3 महीने के अंदर अंदर सारी जंगों को खत्म कर दूंगा और मैं जंग के हक में नहीं हूं। और एक और अगर एस्पेक्ट देखा जाए तो वो ये था कि इसने अपनी आवाम से ये कहा कि मैं अकाउंटेबिलिटी पे बिलीव करता हूं और हर किस्म की जो अकाउंटेबिलिटी है वो ऑफ कोर्स इम्पोज करूंगा।
ये तीनों की तीनों चीजें होती हुई वहां पे नजर नहीं आ रही। ये एक खुद शिकार बन गया एक ऐसी माफिया का जिसके पास के एविडेंसेस हर एक के मौजूद होते हैं, वो बाइडेन हो, क्लिंटन हो, वो ट्रंप हो, किसी के भी उनके पास ऑफ कोर्स मौजूद थे। और मेरी नज़र में एप्स्टीन फाइल्स जो है वो एक ऐसा केस है जो जिसके ताने बाने मोसाद के साथ मिलते हैं, और मोसाद की हमेशा से यही कोशिश रही है कि ऐसे लोगों को वो आगे खुद उंगली पकड़ के लेके जाते हैं। और ट्रंप भी इसी का एक शाखसाना है। और एप्स्टीन फाइल्स में मोर देन 3000 टाइम, 3000 से ज्यादा दफा प्रेसिडेंट ट्रंप का जिक्र होना, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर जिस किस्म के इल्जामात लग रहे हैं वो उसको फेस करने की बजाय आई थिंक इट वाज अ सिनेरियो व्हिच वाज क्रिएटेड अराउंड हिम, जिसमें कि वो फोर्स हो गए टू गेट इन टू दिस वॉर। एंड आई थिंक अगर सिर्फ ट्रंप की बात होती तो शायद वो इस जंग में इस तरह ना जाता, लेकिन अगर अमेरिका इस जंग में नजर आ रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मोसाद के पास इसके खिलाफ एविडेंसेस हैं, और बिफोर देम एविडेंसेस कम इनटू प्लेस वो चाहता ये है कि ऑफ कोर्स ये किसी तरीके से जंग लगी रहे, और उस तरफ से इजराइल जो है वो इसको डिक्टेट कर रहा है। मेरी नजर में इस वक्त ट्रंप इज जस्ट पपेट, और इसकी जो इसके पीछे हाथ है जो कि इस पपेट को लेके चल रहे हैं वो इजराइलीज हैं। बिल्कुल। अच्छा, एप्स्टीन फाइल्स में राजा साहब आपको क्या लगता है कि इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी उन किरदारों की जो इसमें मुलविस पाए गए? जाहिर है बड़ा हीनस क्राइम है, बच्चों के साथ, वैसे तो किसी भी शख्स के साथ ज्यादती बहुत बड़ा जुर्म है, काबिल गिरफ्त और काबिल सजा जुर्म है, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर देना, और उसके बाद अब वो बच्चियां बड़ी हो गई हैं जो टेस्टिफाई कर रही हैं, गवाही दे रही हैं कि हमारे साथ ये जुल्म किया गया। आपको लगता है कि इसकी कोई तहकीकात होंगी? देखिए, ऐसा एक सिनेरियो बन चुका है जिसमें कि ट्रंप को हर तरफ से ये फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने आप को एंगेज रखे इस जंग में और किसी तरीके से ये जंग जीत ले। और मेरे ख्याल में अगर जब ये जंग जीत भी लेंगे तो फिर इसके बाद ये नहीं कि उन्होंने चुप करके घर बैठ जाना है, उसने एक नया चैप्टर खोल देना है जिसमें कि क्यूबा के ऊपर हमला कर देना। और अब तो ब्राजील ने भी कहना शुरू कर दिया है कि जिस किस्म के हालात हमें नजर आ रहे हैं, हमें भी शायद एटॉमिक जो पावर है वो गेन करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्राजील को भी ये खदशा हो गया कि ये ना हो कि कल को अमेरिका हमारे ऊपर आके चढ़ाई कर दे। तो इस सारे तनाजुर में अगर तो ट्रंप अपने आप के ऊपर जो उसके प्रेशर्स हैं उसको सस्टेन कर लेता है और किसी तरीके से वो जीत जाता है, मिडल ईस्ट में जीत जाता है, फिर साउथ अमेरिका में जीत जाता है, तो उस वक्त तक कि जिस वक्त तक ये अपने आप को एंगेज रखे हुए जंग में, तो शायद उस वक्त तक इसे कुछ ना हो, इसीलिए ये अपने आप को फोर्स्ड समझता है ये चीजें करने में। अदरवाइज आई थिंक जो अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम है वो वन वे और अनदर ये इसके सामने ये सारी की सारी चीजें लेके सामने जरूर रखेगा, और अकाउंटेबिलिटी तो जरूर होगी, क्योंकि अगर ये अमेरिकन है तो दूसरी तरफ भी अमेरिकन है, विक्टिम्स भी अमेरिकन है। अगर तो विक्टिम्स कोई अफ्रीकन होते या एशियंस होते तो शायद कोई इतना बॉदर्ड ना होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये भी बात दुरुस्त है कि जिनको वो कमतर समझते हैं शहरी अपने अपने कमतर ममालिक के उनकी नज़र में, तो जाहिर है कि उनके कंसर्न्स उतने नहीं इम्पोर्टेंट होते जितने जाहिर है कि अपने लोगों के। अच्छा, बरतानवी जो अब मौक़िफ़ सामने आया है वो भी बड़ा दिलचस्प है। बरतानवी हुकूमत ने कह दिया जी कि हमने कोई किसी किस्म का इस मिस एडवेंचर का हिस्सा नहीं बनना। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले आप हमेशा एक बात जहन में रखिए कि इन सब ममालिक में, वेस्टर्न ममालिक में सबसे जो मिच्योर अप्रोच हमेशा से रही है वो ब्रिटेन है। ब्रिटेन जिसने के एक वक्त था कि पूरी दुनिया में वो कहते हैं कि इसकी सल्तनत के ऊपर कभी सूरज गुरूब नहीं होता था। तो ये वो मुल्क है जिसने कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे कब्जा रखा अपना, और ये हमेशा एक मिच्योर्ड अप्रोच के साथ चलते हैं, ये कैलकुलेशंस के साथ चलते हैं। ये पहले से किसी भी जंग के बारे में कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें से फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, और क्या जो अमेरिकन हैं जो कि लीड कर रहे हैं क्या उनके पास कोई प्लान भी है
क्या वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनके पास को प्लान मौजूद है? जब इनको नजर आता है कि प्लान मौजूद नहीं है, ये अपने आप को पीछे कर लेते हैं और इनको इन सारी चीजों का पता चल जाता है। इराक वॉर में टोनी ब्लेयर फटाफट उसमें गया था, उसको उसकी वजह पता थी, उसको ये पता था कि कमोबेश भी 10 से 12 साल का जो हमें ऑयल है, क्रूड ऑयल, वो मिल जाएगा, हम मजे से रहेंगे। तो उन्होंने एक इकोनॉमिक गेन देखा, तो वो WMD, वॉर ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के तनाजुर में उन्होंने वहां पे हमला कर दिया। लेकिन आज अगर वो पीछे हो रहे हैं तो ये हमेशा याद रखिए, इसमें इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी और अमेरिका जो है वो वहां से बहुत जलालत में वहां से निकलेगा। और ये चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो कमजोर हो। उसकी वजह ये है कि नेटो भी जिटरी नजर आ रहा है और नेटो में जो किरदार अमेरिकन को प्ले करना चाहिए था वो प्ले नहीं कर रहे हैं। और जिस किस्म की रूडनेस अमेरिका की तरफ से यूरोपियन ममालिक को देखने में मिल रही थी, आई थिंक इट वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यूरोपियन कंट्रीज एज वेल टू शो देम द मिरर। और वो अब वो आईना दिखा रहे हैं अमेरिकन को। और मेरी नजर में आई थिंक अमेरिकन जो है दे आर गोइंग टू फेस द म्यूजिक आने वाले दिनों में। यानी आपको लगता है कि आइंदा, अब जो अभी मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में, आपको लगता है कि आइंदा यूएस के लिए ये बहुत आसान नहीं होगा? अगर इजराइल और नेतन्याहू लाख चाहें भी तो भी ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा यूएस की आइंदा आने वाली रजीम के लिए, या इवन मौजूदा जो ट्रंप की रजीम है, अब जो मिड टर्म इलेक्शन है उसमें भी ट्रंप अपने आप को बहुत कमज़ोर देख रहे हैं। जो वहाँ के सर्वेज आ रहे हैं, जो वहाँ की पब्लिक ओपिनियंस आ रही हैं, जो वहाँ पे शायद इराक वॉर जब 2003 का एक बड़ा इसी किस्म का माहौल था, तो उस वक्त शायद अमरीकी इतना खुल के नहीं बोलते थे अपनी पॉलिसी के ख़िलाफ़। लेकिन आज बहुत से अमेरिकन्स हैं, आपने भी ब्रायन को देखा लेटली, जो उनके फ़ौजी रुकन रह चुके हैं साबिका, उन्होंने भी खुलकर इजहार किया सेनेट में कि जी हम किसी पराई जंग में शरीक नहीं होंगे, और फिर बाद अज़ां उस बेचारे का हाथ भी ज़ख्मी हो गया। तो ये वाला माहौल, राजा साहब, आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि अमेरिका में अब फाइनली मुसलमान जो बात किया करते थे, जो 9/11 की एक इनसाइड जॉब थी, वो सब जानते हैं कि मुसलमानों का तो कोई लेना देना ही नहीं था उससे, इसके बावजूद उस जुल्म का निशाना भी मुसलमानों को ही बनाया गया। तो आपको क्या लगता है कि अब आगे मुसलमान इस तरह से चक्की में जो नाहक पिसते आए हैं, क्या उनको अब मजीद जुल्म का निशाना बनाना मुश्किल हो जाएगा यूएस के लिए या दीगर आलमी ताकतों के लिए? देखिए, आई थिंक जो पास था उसमें अमेरिकन शायद इसलिए कामयाब होते रहे कि इट वाज इजियर फॉर देम टू बिल्ड द नैरेटिव, क्योंकि पूरे का पूरा रूपर्ट मर्डोक और उसकी जो मीडिया एम्पायर है वो उसकी जेब में हुआ करती थी। अब वो जेब में नहीं है। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया, भले हमें ऐसे लगता है कि शायद सोशल मीडिया जो है वो पूरे का पूरा वेस्टर्नर्स के हाथ में है और किसी हद तक तो उनके हाथ में है, लेकिन ये है कि आप वहां पे जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं उनको खामोश नहीं कर सकते। उनके एल्गोरिथम्स के जरिए शायद उनकी रीच जो है उसको आप कंट्रोल कर सकें, लेकिन ये है कि उनकी आवाज जो है वो स्क्रीनशॉट्स की नजर में वो पूरी दुनिया में व्हाट्सएप्स के जरिए और हर एक जगह पे वो पहुंचती है। और ये चीज ऑफ कोर्स मिसिंग थी इन द प्रीवियस टेन्योर्स, जिसमें कि हमें नजर आता है कि सारी की सारी जो वॉर्स हैं उनमें उनको कामयाबी मिलती रही। लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात में उनको अगर कामयाबी नहीं मिल रही तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ओपन फोरम्स हैं, सोशल मीडिया इज मोर एम्पावर्ड, और वो जो पुराने तकियानूसी किस्म के जो मीडियम्स थे इनके पास, वो अब इतने वर्केबल मॉडल्स नहीं रहे और वो भी अब मजबूर हो गए हैं कि उनको भी ये इंडिपेंडेंट जो नैरेटिव्स हैं उनको टो करना पड़ता है और उनको साथ लेके चलना पड़ता है, अदरवाइज उनके ऊपर बहुत बड़े से लेबल्स लग जाते हैं। बीबीसी ने ये देखा इन पास्ट और फिर साथ में CNN ने भी देखा। ये जितने भी बड़े जायंट्स हैं उनको जब जब उन्होंने फेक न्यूज दी है उसी वक्त उनको आईना दिखाया गया, और अब तो AI टूल्स आ गए हैं जो कि इनको उसी वक्त उनकी जो रियलिटीज हैं वो सामने रख के बता देते हैं, और जो व्यूअर है वो भी बहुत सियाना हो गया है। और इस तरह की जो आवाजें जिनको कि कोई फोरम नहीं मिला करते थे इन पास्ट, अब उनको फोरम मिल गए हैं सोशल मीडिया के तनाजुर में। और इस सारी एपिसोड में ऑफ कोर्स हमें एक चीज जो नजर आती है वो ये है कि इट हैज गॉन वेरी हार्डर फॉर कंट्रीज लाइक US टू सस्टेन ऑल ऑफ दीज पीपल प्रेशर्स, और उनको ये नजर आता है कि अब उनके लिए कोई ऑप्शन बची नहीं।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और राजा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले क्विक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूज़र्स के हवाले से कि ये अभी जो एक सीधा सीधा मुसलमानों की वर्सेस कुफार की ये जो एक जंग का सिलसिला बना, इसमें आप पाकिस्तान के जो मुसलमान सोशल मीडिया यूज़र्स हैं और अक्रॉस द ग्लोब जो मुख्तलिफ ममालिक के सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, जो ख़ास तौर पे जो मुसलमान हैं, या इवन मैंने क्रिश्चियंस में भी कितने लोगों को, ज्यूज़ में कितने लोगों को देखा है जो अब इज़राइल के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, तो इस यूनिटी को आप किस तरह देखते हैं कि ये अब ईरान और इज़राइल की जंग की बजाय ये बिल्कुल जिस तरह माशाल्लाह पाकिस्तान है, सऊदिया है, कतर है, अब सारे ममालिक आप देख रहे हैं कि कोई भी मुल्क अपने मुसलमान मुल्क पे जुल्म के ख़िलाफ़ है, ये खुल के नैरेटिव सामने आ चुका है। तो हक और बातिल का फ़र्क आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने और खोल के वाजे कर दिया? जी बिल्कुल ऐसी है। और आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दिस दैट कि वो जो पहले एक थ्योरी दी जाती थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, जिसमें कि ये कहा जाता था कि ईस्ट वर्सेस वेस्ट है, इट इज नेवर ईस्ट वर्सेस वेस्ट, रादर इट इज गुड वर्सेस इविल। और अच्छाई और बुराई की लड़ाई जो है वो हमेशा से चलती आ रही है। वो अच्छाई यूरोप में भी हो सकती है, उसकी प्रेजेंस यूरोप में भी है, बुराई की भी प्रेजेंस है, पाकिस्तान में भी अच्छाई और बुराई दोनों की प्रेजेंस है। हर एक मुआशरे में अच्छाई और बुराई की आपस में लड़ाई हो रही है। और मेरी नजर में सोशल मीडिया पे जो टेंडेंसीज अब नजर आ रही हैं, जिसमें कि पहले वो डोमेन जिसमें कि यहाँ पे सुन्नी शिया का फसाद करवा दिया, डिवाइड एंड रूल, प्योर वो टेंडम स्ट्रेटजी रही है वेस्टर्नर्स की, जिसमें कि पाकिस्तान में वो डिवाइड एंड रूल, फिर एथनिक जो बेसिस थी उनके ऊपर पंजाबी वर्सेस सिंधी कर दिया, ऐसे करके वो चलते रहे। लेकिन अब उन चीजों की शायद जगह नहीं बनती। इस जो पर्टिकुलर वॉर है इसमें हमें ये नजर आया, भले ईरान जो है उसकी तरफ से मिसाइल और ड्रोन्स जो हैं, शाहिद ड्रोन्स, वो मारे जा रहे हैं गल्फ कंट्रीज में, लेकिन गल्फ कंट्रीज के लोग खुद से ये फुटेजेस बना बना के दे रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो यूएस बेसिस थी, और अगर हमारे ऊपर मिसाइल्स आ रहे हैं इन यूएस बेसिस के ऊपर आ रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वी शुडंट हैव गिवन दीज। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट पाया जाता है विद इन दी गल्फ स्टेट्स एज वेल कि यूएस की जो प्रेजेंस है उसको यहाँ से खत्म होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि यूएस की प्रेजेंस जो है वो हमें सेफगार्ड करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के जो इंटरेस्ट है उनको सेफगार्ड करने के लिए है। और जब तक यूएस की फोर्सेस यहाँ पे हमारे ऊपर ऐसी मिसाइल आते रहेंगे। इस सारे तनाजुर में एक चीज तो वाजे हो गई है कि वो यकजहती जो कि पहले हमें कभी भी नजर नहीं आती थी, वो अचानक से कहीं से आ गई। उसकी वजह ये है कि अब वो तकिया न्यूसी किस्म के जो मुल्लाज हैं उनको शायद कोई नहीं सुन रहा, खुद अपनी एक रिसर्च करके और खुद अपने आप को एजुकेट करके तो लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जितना इसमें पॉजिटिव रोल प्ले किया है, मैं देख रही थी कि हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को सऊदिया भी बहुत वेटेज दे रहा है पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, और ईरान भी पाकिस्तान की बात सुन रहा है। तो इस पर भी नाज़रीन बात करते हैं, ज़रा छोटी सी ब्रेक लेते हैं, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो इस पर बात करते हैं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तरीके से इस सारे अफरा तफरी के दौर में ये भी बड़ी एक अहम चीज़ है कि अपनी भी जान साथ साथ बचानी है और फिर साथ हक का मौक़िफ़ लेकर सही तरीके से एक इंटरमीडियरी का रोल भी प्ले करना है। तो इन सारी चीज़ों में बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है जी पाकिस्तान को इस वक्त जो एक्सटर्नली हमें एक्सटर्नली कंट्रोल्ड फैक्टर्स हैं जिन पे पाकिस्तान का इख्तियार तो बहुत कम है लाइक ऑल अदर कंट्रीज़, लेकिन हर मुल्क को ये इख्तियार ज़रूर होता है कि जो भी सिचुएशन एक्सटर्नली डेवलप हो रही है, बैरूनी तौर पर जो हालात डेवलप हो रहे हैं, उस मुल्क ने किस तरह से रिएक्ट करना है, उस मुल्क ने किस बात पे रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट करना है, और किस बात पर खामोशी से आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल को मिस करवाना है। राजा साहब, इसमें इस सारी सूरत हाल में आपने देखा कि ईरान के अंदर बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट पाया जा रहा है पाकिस्तानी अवाम के हक में, यानी जब आप तकलीफ़ में होते हैं, अजियत में होते हैं, दुश्मन का मुकाबला कर रहे होते हैं, तो ऐसे में बहुत खुलकर वाज़े हो जाता है कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है, कौन आपकी अजियत पर खुश है और कौन आपकी अजियत पर आपके साथ शाना बशाना खड़ा होकर हौसला देता है। ऐसे में पाकिस्तानी अवाम का सेंटिमेंट, जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा ईरानी अवाम के हक़ में रहा,
और इस चीज़ का अभी ईरान के जो खारजी मामलात को देखते हैं लोग, वो जाहिर है ऑफिशियली या नॉन ऑफिशियली बहुत पाकिस्तान की तारीफ भी कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सऊदिया और दीगर ममालिक जिनसे माजी में भी ईरान को शिकवे रहे और उनको ईरान से, वो पाकिस्तान से राज़ी हैं, ईरान भी राज़ी है और वो भी दूसरे भी राज़ी हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? और अभी हाल ही में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की भी मुलाकात हुई थी, उस हवाले से भी बताइए कि आप आगे कैसे अनफोल्ड होते देख रहे हैं चीज़ों को। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने बहुत ही अहम रोल प्ले किया है इस सारे सिनेरियो में। उसकी वजह यह है कि शायद पिछले साल जो हमें और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को जो ये मौका मिला पिछले साल वॉर में, एक्चुअल वॉर क्या होती है और एक्चुअल इन्फो ऑप्स क्या होती हैं और कैसे आपने अपने आप को सिक्योर रखना होता है इस सारे तनाजुर में, वो एक बेस्ट एक्सरसाइज की और पूरी दुनिया को ये बताया कि कैसे ये पाकिस्तान जो है वो हर एक चीज के बारे में अवेयर था, जिसमें कि आई वुड लाइक टू से कि इवन जो इंडियन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द मोमेंट दे वर रेजिंग देयर हेड फ्रॉम देयर लैंड, उस एवरी प्रोजेक्टाइल की के जो एक्चुअल वेक्टर्स थे वो पाकिस्तान के मौजूद थे एंड पाकिस्तान ने वो पूरी दुनिया के सामने भी रखे। अब इस करंट सिनेरियो में हुआ ये है कि क्यों हमें ये खींचातानी नजर नहीं आ रही मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की जानिब से और ईरान के बीच में। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने एक बहुत अहम ब्रिज का किरदार अदा किया है, एक ऐसा पुल, एक ऐसा ब्रिज जिसने के क्लैरिटी के साथ दोनों ममालिक के सामने चीजें रखी हैं। हमें याद होगा कि इनिशियल डेज में हमें यह भी सुनने को मिला कि अरामको के ऊपर शायद कोई ड्रोन गिरा है, लेकिन पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है, चूंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, उसके तनाजुर में दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है। मेरी इतलात के मुताबिक ये अगर दोनों ईरान और सऊदी अरब के बीच में अगर खींचातानी जो है वो अगर बिल्कुल इत्मीनान से रही है, तो उसका जो सेहरा है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को जाता है। क्योंकि जो शाहिद ड्रोन है वो लास्ट टाइम जब इरानियंस ने इस्तेमाल किए थे इजराइल के खिलाफ, तो एक शाहिद ड्रोन जो है वो उन्होंने उसको रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए एक लूकस अपना बना लिया था और वो लूकस इस्तेमाल हो रहा है, वो शाहिद ड्रोन इस्तेमाल नहीं हो रहा। वो फॉल्स फ्लैग अटैक्स हैं जो कि इजरायलीज की जानिब से किए जा रहे हैं ताकि ये सारे के सारे जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं ये भी ईरान के खिलाफ हमला करें। इसकी एक मैं एग्जांपल आपको ये दूंगा जी कि जब साइप्रस में जो ब्रिटिश जो एयरबेस है वहां पे एक ड्रोन गया, तो स्काई न्यूज में भी ये कहा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये जो ड्रोन था इसकी जो ओरिजिनेशन वेक्टर है वो ईरान से नहीं है, वो कहीं और से है। अच्छा, शायद यही वो वजह है कि ब्रिटिश जो है वो अपने आप को इस वॉर से दूर रख रहे हैं, क्योंकि उनके पास सबके सब एविडेंसेस मौजूद हैं कि कैसे फाउल प्ले किया जा रहा है इस वॉर में यूएस की जानिब से और इजराइल की जानिब से, कि किसी तरीके से ये सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं ये आपस में लड़ना शुरू कर दें और अमेरिका अचानक से यहां से फिर निकल जब ये आपस में लड़ना शुरू कर देंगे तो अमेरिका निकल जाएगा और फिर पीछे बैठ के दोनों को आर्म्स देगा और उस तरफ से इजराइल जो है वो इजराइल भी मार रहा होगा, इनको अमेरिका भी मार रहा होगा और नाम किसका लग रहा होगा, कभी ईरान का नाम लगेगा, कभी सऊदी अरब का नाम लगेगा। तो मेरी नजर में आई थिंक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने और आर्म्ड फोर्सेज ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया है और ये दोनों तरफ पाकिस्तान को सराहा जा रहा है। मतलब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं वही देख रही थी कि ऐसा तो बहुत कम होता है, शाज़ो नादिर होता है, आटे में नमक के बराबर ऐसी मिसालें होती हैं कि जहाँ पे प्रॉपर फुल ऑन एक जंग चल रही है और एक ऐसा मुल्क जो बड़े तरीके से मतलब किसी भी ना तो मजलूम की इंटेग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहा है और ना ही किसी किस्म की ऐसी कंस्पिरेसी का शिकार हो रहा है कि जिससे उस लड़ाई को हवा मिले। बिल्कुल, और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा राज साहब, ये बिल्कुल मेरे खुद कुछ ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को ईरान के ख़िलाफ़ खड़ा करने के लिए, लड़वाने के लिए इजराइल ने बड़ी कोशिश की है। ऐसे में फिर राज साहब मैं ज़रा ट्रंप पे बात करना चाहूँगी कि ट्रंप
क्या पब्लिक पल्स नहीं पढ़ पा रहे, या वो एप्स्टीन फाइल्स की वजह से कोई बहुत ज़्यादा, यानी या दीगर जो भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए हैं कि वो क्यों नहीं इस सेंटिमेंट को पढ़ पा रहे? पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है, उन्होंने बड़ी उनकी वास्ट मेजॉरिटी ने ट्रंप को वोट किया था, तो आप उनको कैसे फेस करेंगे, या ट्रंप को लग रहा है मेरी आखिरी बारी है? देखिए, यहाँ पे पाकिस्तानी और जो मुस्लिम डायस्पोरा है उसको फेस करना उनके लिए अहमियत नहीं रखता। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा उनके लिए अहमियत रखता है वो एपैक का है। एपैक जो है जो कि इजरायलीज और जो अमेरिकन ज़ायनिस्ट हैं, ये उन सब का जो गठजोड़ है, ये बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। मेरे ख्याल में अमेरिकन, आप ब्राउन अमेरिकन को छोड़ें, यानी कि पाकिस्तानी अमेरिकन को और मुस्लिम अमेरिकन को छोड़ें, आप जो व्हाइट अमेरिकन हैं वो भी उनके लिए मैटर नहीं करते। आज अगर अमेरिका इस जंग में झोंका गया है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वजह इजराइल है। एंड दैट्स व्हाई पीपल एट लार्ज दे आर सेइंग कि इट हैज नथिंग टू डू विद अमेरिका, स्टिल वी आर इन द वॉर। एंड उसकी एक ही वजह ये है कि वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है ट्रंप के ऊपर, जिससे कि वो नबर्द आजमाएं और वो आगे नहीं आ पा रहे। एक और अहम बात ये है कि ट्रंप के इर्द गिर्द जो हमें एक ब्रिगेड नजर आती है, उसको भी अगर एप्स्टीन ब्रिगेड कहा जाए तो बिल्कुल भी मुजायका नहीं, क्योंकि उसमें वही लोग मौजूद हैं जिनका के एप्स्टीन फाइल्स में भी जिक्र है। और ये सबके सब जो है ये ऑफ कोर्स मोसाद की नजर में कल्प्रिट्स हैं, और मोसाद को इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से पता है। मोसाद ने इनको हनी ट्रैप किया, और मोसाद ने हनी ट्रैप के बाद इनको एक कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में ले गए, और इसीलिए इनको बड़े बड़े ओहदे देके तो अमेरिका के इतने बड़े जो डिसीजंस हैं वो सारे के सारे वो लोग कर रहे हैं जो कि एप्स्टीन ब्रिगेड का हिस्सा है। और ये एप्स्टीन ब्रिगेड जो है ये पूरी दुनिया को जंग में झोंक रही है, लेकिन सो फार ऑफ कोर्स दुनिया जो है वो बड़ी मैच्योरली बिहेव कर रही है। एक बंदा जो इमेच्योर बिहेव कर रहा है, एंड दैट इज सिटिंग इन द ओवल ऑफिस। एंड आई थिंक आने वाले दिनों में उसको खुद ही इस चीज का जो अंदाजा हो जाएगा। एंड मुझे जो चीजें ऑन द ग्राउंड नजर आ रही हैं उसमें आई थिंक कुछ चीजें जो हैं वो अगर इस तरफ मूव होती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें कि ट्रंप खुद से ये कह रहे हैं कि डायलॉग करना चाह रहे हैं, और ट्रंप खुद से ये कह रहे हैं कि दूसरे ममालिक भी आए, और जब दूसरे ममालिक ना आए तो फिर ये अचानक से उसमें से कल्टी कर लें। मेरी अपनी जो तज्जिया है इस बारे में और कुछ सोर्सेज के जरिए जो मेरे तक इतलात हैं, मेरी नज़र में आई थिंक नेतन्याहू जो है वो मर चुका है। और नेतन्याहू इसलिए मर चुका है क्योंकि, और ये मरा भी कोई 9 या 10 मार्च के बीच की रात में मरा है, क्योंकि तब से हमें ये नज़र आ रहा है कि लिटरली वो लोग जो कि अमेरिकन सेनेटर्स हैं, लिंजी ग्राम जैसे लोग जो कि उसके हक में उसके बारे में बोला करते थे, अचानक से तब से हमें रोती हुई शक्लों के साथ और बड़ी एगनाइज्ड किस्म की उनके जो बयानात हैं वो आ रहे हैं, जिसमें कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हम टोक्यो को तबाह बर्बाद कर सकते हैं और जर्मनी को तबाह बर्बाद कर सकते हैं तो हम ईरान की भी ईंट से ईंट बजा देंगे। और ये सब के सब, और अचानक से फिर ट्रंप का, देखें मलिहा, यू आर अ जर्नलिस्ट एंड आई एम अ जर्नलिस्ट, वी वेरी वेल नो कि जब दो कंट्रीज एलाइज हो एक वॉर चल रही है, उसमें एक तरफ से आए कि हम निगोशिएशंस करते हैं, या एक बयान ऐसा है कि हम दूसरी पावर्स को भी इंक्लूड करते हैं, तो क्या दूसरी तरफ से बयान नहीं आना चाहिए था? क्या उससे पहले, एक रात पहले अगर सुबह वो बयान आ रहा है तो रात को ये खबर नहीं आनी चाहिए थी CNN से या BBC से कि ट्रंप और नेतन्याहू की फोन पे बात हो गई है, ट्रंप और नेतन्याहू जो है दे मेट? ऐसी कोई खबर नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि नेतन्याहू, जिसका के ओरिजिनल नाम मिलिकोस्की है, बेंजामिन मिलिकोस्की, जो कि रशियन था, अपने आप को उसने हिब्रू बनाया विद द नेम ऑफ नेतन्याहू। वो बंदा इस वक्त मर चुका है, और उसके मरने की दलील ये है कि उसकी कोई खबर इस किस्म की नहीं आ रही जिसमें कि वो वॉर रूम में बैठा हो, या फिर उसकी CNN खबर चलाए या BBC चलाए कि जी फोन हो गया। और मत भूलिए कि इन्होंने 8 साल एरियल शरोन को भी डिक्लेयर रखा कि वो वो अभी जिंदा है, हालांकि वो 8 साल पहले मर चुका था, और फिर जाके उसको उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये मर गया है, और बाद में ये कहा जी कि वो कोमा में था, वो मर चुका था। और ये जो इजरायलीज हैं ये हमेशा करते हैं,
ये हमेशा करते हैं। एंड आई थिंक अभी नेतन्याहू मर चुका है, और नेतन्याहू जो है, इसीलिए उसका कोई भी ऐसा बयान नहीं आ रहा, कोई भी उसके बारे में खबर नहीं आ रही। कभी उसकी जो फुटेज आ रही है, एआई जनरेटेड हाँ, फुटेज, मैं उसमें वही पूछना चाह रही हूँ कि वो जो कॉफी पीते हुए जिस बंदे की तस्वीर है, अंगूठी, जी जी, मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि वो कॉफी पीते हुए जिस शख्स की तस्वीर है वो कौन है फिर, अगर नेतन्याहू मर चुके हैं? देखिए, ये एआई जनरेटेड है, और हमेशा हमेशा याद रखिए मलिहा के जब 9/11 हुआ था, उससे उसके अचानक बाद हमारे सामने फुटेजेस आनी शुरू हो गई थी, जिसमें कि एक टर्बन पहना हुआ एनीवन, एनी टॉम डिक एंड हैरी वुड सिट और यूं उंगली करेगा और एक हाथ में वो क्लाशन रख के तो कोई भी बयान दे देता था। वो हमारी स्क्रीन पे चलता था, हम वो सच समझ लेते थे। उन्होंने इस्लाम को, रिलीजन को इतना बदनाम किया इस तरह की वीडियोस में। हमेशा याद रखिए, इजराइल जो है वो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी यूज करता है, जब वो टेक्नोलॉजी पिट जाती है तब वो आवाम तक पहुंचती है। 9/11 के फौरन बाद इनके पास उस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे कि ये वीडियोस बन सकती थी, और उस वक्त ये सिर्फ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। आज अगर आम लोग एआई जनरेटेड और इस टेक्नोलॉजी से वीडियोस बना सकते हैं तो ये 20 साल पहले बना सकते थे। और वो टेक्नोलॉजी जो कि आज इस्तेमाल करके नेतन्याहू की वीडियोस बना रहे हैं, ये हमारे पास 10 साल बाद आएगी, फिर हमें पता चलेगा कि कैसे ये नेतन्याहू की एआई वीडियोस बनती रही हैं। नेतन्याहू की वो जो अभी फुटेज चल रही है ना, जो अपेरेंटली कहा जा रहा है कि वो नेतन्याहू है, वो नाक बड़ी डिफरेंट है। The picture that's now being floated is it's got a very different nose. एंड एक वीडियो जो अभी आई है, जिसमें के वो बाहर की उन्होंने एक वीडियो बना के दिखाई है, उस वीडियो में हर तरफ सुख और चैन नजर आ रहा है। और उस वीडियो में एक जो उन्होंने दिखाया है सीन, उसमें जैसे ही हाथ यहां से वहां तक जाता है तो यहाँ पे तो उसकी जो रिंग है, वेडिंग रिंग, वो मौजूद होती है, लेकिन जाते जाते वहां तक वो रिंग खत्म हो जाती है। तो ये एआई जनरेटेड स्टफ है, ये जितना मर्जी कर लें, ये बेसिकली दे आर गॉन, दैट मैन इज डेड। उसमें ये एक दलील है, क्योंकि एआई जनरेटेड जो वीडियो है उसमें जब आप दूसरे लोगों को भी दिखाएंगे बैठे हुए, इसीलिए वो वॉर रूम में नहीं दिखा सकते, इसीलिए ना तो वो इस तरह की खबर आ रही है। और मेरे ख्याल में सीआईए को भी इस चीज का पता है, और सबको इस चीज का पता है, अमेरिकन को, इनके एलाइज को पता है। और इसी वजह से ये बेसिकली इस वक्त तक जो है वो हमें ये खबर नहीं आ रही कि फोन पे बात हुई, ये हुआ और वो हुआ। उन दोनों ने म्यूचुअली ये डिसाइड किया है कि बाकी मुमालिक को भी बुलाते हैं इस वॉर में कि वो आके हुरमुज खोले। बिल्कुल सही। अच्छा राजेश साहब, आपसे बस लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी, आखिरी सवाल। अभी ट्रंप का एक बड़ा ही दिलचस्प बयान सामने आया, उन्होंने शिकवा किया जी नेटो समेत तमाम इत्तेहादियों से, और उन्होंने शिकवा करते हुए अपनाए हुर्मुज़ के वो जो खुलवाने में मदद ना देने पर उन्होंने शिकवा किया नेटो समेत तमाम जो उनके इत्तेहादी मुमालिक हैं उनसे। वो कहते हैं जी कि हमने नेटो के दिफा के लिए अरबों डॉलर्स खर्च कर दिए, मगर हमारे दिफा के मौके पर वो गायब थे। ईरानी क़यादत नेवी और एयरफोर्स को मुकम्मल तबाह कर दिया है। वो जो ट्रंप, आपको पता है, आए रोज़ इस किस्म के बयानात देते हैं, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। कुछ ममालिक अबनाए हुर्मुज़ में मदद देने के लिए तैयार नहीं, हमने उन्हें बचाया और ये हमारे लिए पुरजोश नहीं। सो ट्रंप साहब ये शिकवा कर रहे हैं कि जी आप हमारी जंग में, जो कि इनकी है भी नहीं, है भी इजराइल की, उसके लिए पुरजोश नहीं है ममालिक। तो इस पे लास्ट कमेंट कर दें और फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। देखिए, ट्रंप को ये सारी बातें करते हुए एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आईएईए में जो गारंटर था वो फ्रांस था। फ्रांस गारंटर था, और फ्रांस को सारी चीजों का पता है कि इन्होंने किस हद तक यूरेनियम को इनरिच किया है। और वो इनरिचमेंट जो है यूरेनियम की, आई थिंक 17% तक की है। अगर वो 50% से अबव इनरिच होती है तब वो एटम बम के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसमें गारंटर जो है वो फ्रांस खुद था, और फ्रांस जो है वो नेटो का, ऑफ कोर्स नेटो के तनाजुर में आप उसके सामने जाके रखेंगे कि हमने ये जंग छेड़ दिया आउट, वो कहेगा भाई मुझसे पूछ के छेड़ी है। और फिर जब आप ओमान जैसे मुल्क की बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि आखिरी रात में सारी की सारी जो चीजें हैं वो ईरान की तरफ से एक्सेप्ट कर ली गई थी, फिर भी रात को मिसाइल मारना, दिस इज हाईली अनफेयर। फिर जब ब्रिटिश जो वेक्टर्स वो देखते हैं, वो
शाहिद ड्रोन नहीं निकलता, वो लूकस ड्रोन निकलता है, तो उनके भी कान खड़े हो जाते हैं कि भाई कैसे हमें तुम ड्रैग कर रहे हो और आज की दुनिया में कर रहे हो। आज से अगर 20-25 साल पहले तुम ये कोशिश करते तो शायद हम मान लेते कि ये मिसाइल और ये जो ड्रोन है ये वाकई ईरान से है और हमें भी इस जंग का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन आज की दुनिया जहां पे के सारी की सारी सैटेलाइट्स जो हैं वो एक एक ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल को, वो कहां से इनिशिएट हो रहा है, कहां पे जाके वो खत्म हो रहा है, वो सारी की सारी उनके पास क्लिपिंग्स मौजूद हैं। इस तनाजुर में हाउ ऑन अर्थ यू आर एक्सपेक्टिंग नेटो एलाइज टू गेट इनटू अ वॉर? नो 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 वे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत 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 शुक्रिया राजा फैसल साहब, आपने बड़ी दिलचस्प आपकी गुफ्तगू थी। नाज़रीन, इंसाइटफुल एनालिसिस सुना जिसमें हमने ये असेस करने की कोशिश की और एनालाइज करने की कोशिश की कि ईरान ने जिस तरीके से रिटेलिएटरी जो उसका था एक्शन था अगेंस्ट इजराइल, उसमें पाकिस्तान की क्या पोजीशन रही और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह कितना इफ़ेक्टिवली एक ऐसी पोजीशन मेंटेन की जिसमें ज़ाहिर है हमारी जो 25 करोड़ आवाम है उनके स्टेक्स को भी मलूज़े खातिर रखा, उनकी ज़िंदगियां भी कीमती हैं, जिनको ऑब्वियसली हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज़ जो उनका सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो रोल है कि इन जानों की हिफाजत करना, अल्हम्दुलिल्लाह उसको इंश्योर किया गया। और फिर बहुत अच्छी बात है कि ईरान और जो जितने भी दीगर मुसलमान ममालिक हैं उन सब में भी पाकिस्तान का एक बड़ा पॉजिटिव रोल रहा इस सारे हवाले से, और पाकिस्तान का जो इम्प्रेशन है अल्हम्दुलिल्लाह उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि जाहिर है जब जंग या अफरा तफरी का माहौल बनता है तो उसमें फिर बहुत और लोग भी पिस जाते हैं, उस रगड़े में आ जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान महफूज रहा और अल्लाह ताला आगे भी मुसलमानों की भी मदद करे, हर मुसलमान मुल्क जो बातिल के ख़िलाफ़ लड़े उसको फ़तह याब करे और पाकिस्तान को हमेशा अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान और सलामती में रखें, आमीन। अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।